दोस्तों, आमतौर पे ये माना जाता है कि बिजनेस की अच्छी समझ रखने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आप बिजनेस को बड़ी गहराई से, बड़े तरीके से समझ सकें और अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकें। या यदि आप स्टार्टअप हैं, अपने बिजनेस को बारीकियों से समझ सकें और उसे ऊंचाई तक ले जा सकें। लेकिन जोश कॉफमैन ये मानते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको किसी बिजनेस स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरह की एमबीए या कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्किल है जिसे घर पर ही रहकर सीखा जा सकता है। मात्र कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको अच्छी तरह से समझकर, जिनके बारे में खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर कर आप भी एक एमबीए जीतने ही काबिल हो सकते हैं। उन सब स्किल्स को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जोश कॉफमैन ने एक ऐसी किताब लिखी जिसे उन्होंने नाम दिया द पर्सनल एमबीए, और इस किताब के अंदर वो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स बताते हैं जो हर एक बिजनेसमैन को समझने जानने जरूरी हैं। 10 चैप्टर के अंदर ये किताब लिखी गई है और आज हम इस किताब को ही समझने का, जानने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बिजनेस के वो सारे के सारे स्किल। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर और जानते हैं कि बिजनेस के वो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं। पहला फैक्टर, वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसे आप लोगों को बेच सकें, जिसके जरिए आप बिजनेस कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन का अर्थ ये है कि इस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जो लोगों की ज़रूरत हो, जिसे लोग चाहते हो, जिसे लोग पसंद करते हो। दोस्तों, यदि आप चाहते हो बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाना, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनानी होगी जिसकी मार्केट में डिमांड हो। यदि डिमांड नहीं है तो आप अपने सामान को या अपनी सर्विसेज को कैसे बेच पाओगे। तो सबसे पहला काम है वैल्यू क्रिएशन का, वैल्यू एडिशन का। आप लोगों की लाइफ के अंदर किस तरह कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप लोगों की लाइफ को किस तरह से आसान बना सकते हो, आप लोगों के जीवन में किस तरह से सुधार कर सकते हो। जब आपने इन बातों को समझ लिया, तब आप एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कर पाएंगे या एक ऐसी सर्विस पैदा कर पाएंगे जो लोगों के उस गैप को भरती हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है और अब तक किसी ने उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं की है। आप ओला, उबर से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। एक ऐसा सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे और एक समस्या का समाधान बने, जिसे वो ERG थ्योरी कहते हैं। E मैंने एग्जिस्टेंस, R मैंने रिलेटेडनेस और G मैंने ग्रोथ। जिसके एग्जिस्टेंस से लोगों को लाभ हो, उनकी कोई ना कोई समस्या खत्म हो, उनको किसी ना किसी समस्या का समाधान मिले। रिलेटेडनेस, उस प्रोडक्ट या सर्विस का उनकी किसी समस्या के साथ रिलेशन हो। और तीसरा है ग्रोथ, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस हो जिसकी भविष्य के अंदर भी बड़ी ग्रोथ करने की संभावना हो। तो यदि कोई प्रोडक्ट या सर्विस ये 3 चीज़ें पूरी करती है, ERG, तभी वो मार्केट में उतारने के लायक है, तभी वो वैल्यू क्रिएशन कर सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ प्रेरित करती है। कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं जो मनुष्य को मोटिवेट करते हैं किसी काम के लिए या किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। जोशमैन इन फैक्टरों को 5 फैक्टरों में बांटते हैं। नंबर 1, टू एक्वायर, किसी भी चीज़ को लेने की इच्छा। जब आप किसी चीज़ को, जैसे पैसा या किसी सामान को, किसी भौतिक वस्तुओं को अपने पास लेने के लिए चिंतित होते हैं या आपकी इच्छा होती है, तो इसे ड्राइव टू एक्वायर कहा जाता है। दूसरा, ड्राइव टू बॉन्ड। दोस्तों, लोगों को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है, वो अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहता है, वो चीज़ों से जुड़ना चाहता है। यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस चीज़ में कोई हेल्प करता है तो इसे ड्राइव टू बॉन्ड की श्रेणी में लाया जा सकता है। ड्राइव टू लर्न, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी इस इच्छा को पूरी करता है तो ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। चौथा, ड्राइव टू डिफेंड। दोस्तों,
हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा डिफेंड मोड में रखता है। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप लगे, किसी भी दुविधा में वो फंसे। और पांचवा है ड्राइव टू फील। हर व्यक्ति महसूस करना चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है। यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो आप लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं। दोस्तों, कॉफमैन आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इवेल्युएट करने के लिए 10 तरीके बताते हैं। अर्जेंसी, मार्केट साइज, प्राइसिंग पोटेंशियल, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी, यूनिकनेस ऑफ योर सर्विसेज, स्पीड टू मार्केट, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, अपसेल पोटेंशियल, एवरग्रीन पोटेंशियल। दोस्तों, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर है मार्केटिंग। जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, एक सर्विस डिजाइन कर ली, उसके बाद आता है लोगों तक उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पहुंचाना, राइट कस्टमर तक, राइट लोगों तक, राइट अप्रोच के साथ जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचती है तो इसे मार्केटिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे पूरी आर्ट और साइंस काम करती है। मार्केटिंग कहने में जितना आसान नहीं है, करने में बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी अप्रोचेस और बहुत सारी तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। यदि आप सही प्रोस्पेक्ट को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बड़े तरीके से यूनिकनेस के साथ होनी चाहिए। कॉफमैन मार्केटिंग में 5 किस्म के ऑब्जेक्शंस बताते हैं जो कस्टमर द्वारा किए जाते हैं। नंबर 1, कॉस्ट टू मच। नंबर 2, इट वुडंट वर्क। नंबर 3, इट वुडंट वर्क फॉर मी। नंबर 4, आई कैन वेट। और नंबर 5, इट इज टू डिफिकल्ट। तीसरा फैक्टर है सेल्स। दोस्तों, जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, उसकी मार्केटिंग करी, लोग आपके पास आना शुरू हो गए, फिर आती है सेल्स। सेल्स का अर्थ होता है जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस के एवज में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए, आपकी कंपनी के पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, तो इसे सेल्स कहा जाता है। दोस्तों, अपने कस्टमर क्लाइंट के प्रति यदि आप ऑनेस्ट हैं तभी उसका ट्रस्ट आपके अंदर बनता है। लेखक एक टर्म देते हैं, डैमेजिंग एडमिशन। डैमेजिंग एडमिशन का मतलब यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कमी को भी अपने क्लाइंट या कस्टमर को बताते हैं तो उसका एक विश्वास बिल्ड हो जाता है। यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और एक ऐसा मकान एक व्यक्ति को बेचते हैं जहां पर रात को भालू और शेर आने का डर हो, यानी वो मकान जंगल के पास हो, या आप अपनी पुरानी कार किसी व्यक्ति को बेचते हैं, उसकी सारी कमियां उस व्यक्ति को बताते हैं, तो इसे डैमेजिंग एडमिशन कहा जाता है। इससे व्यक्ति का आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब आप ऑनेस्टली से सारी बातों को बताते हैं। दोस्तों, सेल्स के अंदर प्राइस डिसाइड करना एक कला होती है जिसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। लेखक यहाँ पर हमें 4 मेथड के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करिए। नंबर 1, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नंबर 2, मार्केट कंपैरिजन। नंबर 3, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नंबर 4, वैल्यू कंपैरिजन। चौथा फैक्टर है वैल्यू डिलीवरी। ये आपके प्रोडक्ट को सही समय पर कस्टमर तक, क्लाइंट तक पहुंचाने के बारे में है। दोस्तों, ये स्मॉल और एफिशिएंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही टाइम पर एफिशिएंटली, बिना किसी डैमेज के आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, तभी आपका फेथ उसके मन में बनेगा। दोस्तों, इसके अंदर इंटरमीडिएटरी डिस्ट्रीब्यूशन काम कर सकता है। जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लेते हैं, C&F, रिटेलर्स, होलसेलर्स, इस तरह से अपना नेटवर्क बना लेते हैं, तो आप एक सही चैनल का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट मिनिमम टाइम के अंदर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसके अंदर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन को मास्टरी हासिल है, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सालों की मेहनत की है। तभी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन को माना जाता है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को सही टाइम पर पहुंचाती है तो इसे प्रेडिक्टिबिलिटी कहा जाता है, जिसके अंदर 3 अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्मिटी। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। और नंबर 3, रिलायबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी के अंदर वो चीज़ आती है जब हर जगह आपके कस्टमर को
एक जैसा ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो। इसे हम कोका कोला के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोका कोला कंपनी पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रोडक्ट एक जैसा ही डिलीवर करती है। कोई भी क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में कोका कोला का प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसका फ्लेवर, टेस्ट, कलर या पैकिंग का साइज अलग अलग है। दोस्तों, वो हर जगह एक जैसा प्रोडक्ट देने के लिए जानी जाती है। इसे ही यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ ये है कि लगातार, चाहे आप 2 साल 5 साल के बाद कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको वो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। उसके लेबल से लेकर, उसके डिज़ाइन से लेकर, उसके अंदर की खुशबू और टेस्ट तक। दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी किसी भी कंपनी के अंदर ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और तीसरा है रिलायबिलिटी। जब आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बार बार बिना गलती किए हुए कस्टमर को सही टाइम पर मिलेगा तो आपकी एक रिलायबिलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वैल्यू डिलीवरी के अंदर भी आप महारत हासिल करें तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 5वां फैक्टर है फाइनेंस। दोस्तों, आपके बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ है, इस सारे को अगर एक शब्द में समझना हो तो उसे फाइनेंस कहा जा सकता है। फाइनेंस भी एक आर्ट एंड साइंस ही है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्म्स को समझना पड़ेगा। हमें कैश फ्लो समझना पड़ेगा, हमें अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी, हमें बिजनेस समझना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, फाइनेंस किसी भी बिजनेस की लाइफ लाइन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बिना बिजनेस सही तरीके से नहीं चल सकता। आपका मार्जिन कितना है और आप बिजनेस को लगातार किस तरह से चला रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितने लंबे समय तक सक्सेसफुली चलेगा। दोस्तों, जब रेवेन्यू में से कॉस्ट और टैक्सेस को घटाया जाता है तो प्रॉफिट आता है। और ये प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि आप अपने खर्चे, अपने एम्प्लॉयज़ के खर्चे, अपने परिवार के खर्चे और जितने भी आपके और खर्चे हैं उन सब को निकाल सकें। दोस्तों, लगातार सफलतापूर्वक कोई भी बिजनेस तभी चल सकता है जब आपका प्रॉफिट इन सब चीज़ों के खर्चे निकालने के बाद भी बचे। दोस्तों, लेखक हमें आपकी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने के 4 तरीके बताते हैं। पहला, इंक्रीज योर नंबर ऑफ कस्टमर। दूसरा, इंक्रीज एवरेज साइज ऑफ ईच ट्रांजैक्शन योर कस्टमर मेड। तीसरा, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। चौथा, रेज योर प्राइजेस। दोस्तों, ये थे वो 5 फंडामेंटल फैक्टर जो हर बिजनेस की रीड होते हैं। ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। पहला वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी और 5वां फाइनेंस। अब हम बात करेंगे अगले 5 चैप्टर्स की, जिनमें बिजनेस की हम और बहुत सारी बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। छठा चैप्टर है द ह्यूमन माइंड। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारे शरीर का इंजन होता है। यदि ये ठीक से काम करता है तभी हम भी कोई भी काम अपना अच्छा कर सकते हैं। चाहे हम अपने आप को स्वस्थ रखना हो, चाहे हम परिवार की देखभाल करना हो या अपने बिजनेस को चलाना हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है उसके अंदर बहुत सारा दिमाग खर्च होता है। तो यदि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा है तो आप अपने बिजनेस को भी अच्छी तरह से चला पाएंगे। बिजनेस के अंदर दिमाग के कई महत्वपूर्ण रोल होते हैं। आपकी आदतें आपके बिजनेस को अच्छा या बुरा बनाने में काम कर सकती हैं। आप किस समय उठते हैं, आप कितना मेडिटेशन करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है नहीं है, आप कैसा खाते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी आपकी हेल्थ को, स्पेशली आपकी माइंड की हेल्थ को ठीक रखने में काम करते हैं। और यदि आपकी माइंड की हेल्थ ठीक होगी तभी आप एक स्वस्थ और अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन के साथ ही आपकी टीम की मोटिवेशन भी जुड़ी हुई है। यदि आप मोटिवेटेड रहेंगे, प्रेरणा आपके अंदर बनी रहेगी, तभी आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। यदि आप ही बुझे बुझे रहेंगे, थके थके रहेंगे, आलस में रहेंगे और इस अवस्था में रहेंगे कि कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा तो आप अपने बिजनेस को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर एक बात समझना और आवश्यक है, मल्टीटास्किंग। कोई भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता।
मल्टीटास्किंग एक टर्म है जो कंप्यूटर के लिए इजाद की गई थी। दोस्तों कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो भी एक बार में एक ही काम करता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें मल्टीटास्किंग करता नजर आता है। इसलिए यदि अपने काम में आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को पूरी ऊर्जा और निष्ठा से करना चाहते हैं, तो मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए और एक बार में एक ही काम करिए। पोमोडोरो टेक्निक का सहारा लिया जा सकता है। 20 से 25 मिनट का चंक बनाइए और एक काम को पूरे फोकस के साथ कीजिए। जब आप फ्लो स्टेट में आते हैं तब कोई भी काम अपनी पूरी निष्ठा के साथ हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो दोस्तों अपने मन को, अपने दिमाग को समझकर आप अपने बिजनेस को भी बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 7वां चैप्टर है वर्किंग विद योरसेल्फ। आप अपने साथ कैसे काम करें। हमने पिछले चैप्टर में बात की कि हमारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हमारा शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने साथ किस तरह से रहते हैं, किस तरह अपने शरीर से काम लेते हैं और क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारा बिजनेस कितनी ग्रोथ करेगा। दोस्तों यदि आप सफलतापूर्वक बिजनेस को अच्छा चलाना चाहते हैं तो लेखक इसके लिए 4 चीज़ें बताता है। पहली, कंप्लीशन। अपना कोई भी काम बीच में मत छोड़ो। जो काम आपने लिया है उसको पूरा करके ही दम लो, इसे ही कंप्लीशन कहा जाता है। दूसरा है डिलीशन। उन सारे कामों को जो आपके किसी काम के नहीं है, जो आपके बिजनेस की प्रगति के अंदर आपको फायदा नहीं करते, उन्हें डिलीट कर दो, उनकी लिस्ट बनाओ और उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से निकाल दो। तीसरा है डेलीगेशन। उन सब कामों को जो आपके बिहाफ पर और लोग कर सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं, उन्हें डेलीगेट करने की आदत डालो। 80% काम तक भी यदि कोई एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे कर सकता है तो उस काम को डेलीगेट करना ही अच्छा है। इससे आपका टाइम और एनर्जी बचेगी। और चौथा है डेफरमेंट। उन सब कामों को जिनको भविष्य के लिए टाला जा सकता है उनको डेफर कर दो, इसे ही डेफरमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप अपने काम को अंजाम देंगे, अपने साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और अपने बिजनेस को भी ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। 8वां चैप्टर वर्किंग विद अदर्स। दोस्तों हमने अपने साथ काम करना सीख लिया, अपने दिमाग का भी यूज करना सीख लिया, लेकिन असली सफलता और बड़ी सफलता तभी मिलती है जब हम टीम में काम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसे ही विन विन कहा जाता है। दोस्तों रिलेशनशिप का अर्थ होता है पावर एंड इन्फ्लुएंस। जब आप दूसरों के साथ अपने संबंध बनाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये होता है कि आप अपना पावर और इन्फ्लुएंस उन्हें दिखा सकें। इसके लिए लेखक ने एक मॉडल दिया है जिसे वो स्टेट मॉडल का नाम देते हैं। शेयर योर फैक्ट्स, टेलिंग योर स्टोरी, आस्क फॉर अदर्स ओपिनियन, टॉक टेंटिवली, एनकरेज। दोस्तों लेखक बिजनेस के एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाने के लिए 3 रणनीति इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। पहला एप्रिसिएशन, दूसरा कर्टसी, तीसरा रिस्पेक्ट। दोस्तों इसी तरह से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए लेखक 6 सुझाव देते हैं। नंबर 1, रिक्रूट स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर ए टास्क। नंबर 2, फिक्स अकाउंटेबिलिटी विद डिजायर्ड रिजल्ट्स। नंबर 3, ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट। नंबर 4, ट्रस्ट टीम मेंबर्स। नंबर 5, रिफ्रेन फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नंबर 6, इफ सम प्लान इज नॉट वर्किंग देन ट्राई अदर। 9वां चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। दोस्तों किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट से संबंधित है, चाहे वो सर्विस से संबंधित है, हमें बहुत सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं। सिस्टम इंटरनल भी होते हैं और सिस्टम आउटसाइड के भी होते हैं। हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने वेंडर्स का भी ध्यान रखना होता है, हमें अपने कस्टमर के साथ साथ और बहुत सारे लोगों का भी ध्यान रखना होता है जो हमारे इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यदि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको इन सारे सिस्टम्स को बारीकियों से समझना होगा। यही अंडरस्टैंडिंग सिस्टम का अर्थ है। और सबसे अंतिम चैप्टर है एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जब आपने अपने सारे सिस्टम को समझ भी लिया, समय समय पर आपको उनको एनालाइज भी करना है, उनका विश्लेषण भी करना है और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी करनी है, ताकि आपका बिजनेस दिन पर दिन, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर सके। यही इस बात का अर्थ है। तो दोस्तों नटशेल में अगर कहूँ तो बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप चाहते हैं
बिना MBA करे MBA के अंदर पढ़ाई जाने वाली सारी बातों को कंप्रिहेंसिव तरीके से जानना, उन सारी बातों को संक्षेप में जानना, तो आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।